बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन खबरें और सबसे अहम खबर है लाहौर से। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला किया है और बिलाखिर ये फैसला सुना दिया गया है कि पंजाब असम्बली भी तोड़ी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ी जा रही है। ये दोनों असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया गया है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। तो हुक्मरान इत्तेहाद इम्पोर्टेड सरकार, महाराष्ट्र सरकार अब ये क्या करेगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इसके पीछे मामलात क्या हैं वो ज़रा ज़ेर बहस लाते हैं और कुछ खबरें कोशिश करते हैं खबर तलाश करने की, आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि सर मुंडाते ही औले पड़े और मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मुतमईन थी कि लॉन्ग मार्च जो है वो वापस चला गया और वो पिंडी की हदूद से आगे इस्लामाबाद नहीं आया और ताने दिए जा रहे थे। और मुस्लिम लीग नवाज, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी ताने दे रही थी इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जनाब ये राना सनाउल्लाह के खौफ से आगे नहीं बढ़े, इनको फलां चीज़ का डर था इसलिए वो आगे नहीं बढ़े, और अगर वो आते तो हम ये कर देते। किसी ने कहा 10,000 लोग हैं, किसी ने कहा इमरान खान साहब डर गए हैं, किसी ने कहा अभी तो गोलियां लगी हैं और अभी तो अगला काम होना है। तो ये सारी चीज़ें कल से, जिस दिन से लॉन्ग मार्च वापस गया है, ये एक तूफान बरपा हुआ था और मरासला सरकार बहुत मुतमईन नज़र आ रही थी कि बहुत ज़्यादा खुश थे कि जनाब हंस कम जहां पाक, जान छूटी। एक तरफ लॉन्ग मार्च किया, दूसरी तरफ बाजवा साहब से जान छूटी, लेकिन मामलात अभी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान क्या होता रहा, सारा दिन होता ये रहा है कि एक तरफ मुलाकातें होती रहीं, अलविदाई मुलाकातें, मुशावरतें होती रहीं, क्योंकि मईशत, पाकिस्तान की मईशत का हाल बहुत ही बुरा है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं और फिर ये भी कहा गया कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, तहरीक अदम एतमाद चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ आएगी, खैबर पख्तूनख्वा को भी हम नहीं कुछ करने देंगे। ये सारी बातें की जाती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च पे आए और उन्होंने एक सही पॉलिटिकल कार्ड खेला जो उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी। क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि अब हुकूमत की जो कुंजी है, इस हुकूमती ढांचे की कुंजी, चाबी जो है वो इमरान खान साहब के पास थी। उनको ये ताने दिए जाते थे कि आप पंजाब असम्बली तहलील कर दें, आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दें, हम आपको चैलेंज करते हैं कि हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। कौमी असम्बली से पहले ही अपोजिशन बाहर आ चुकी है, वो वहाँ पे भी एक मिनॉरिटी की हुकूमत है। और अब पंजाब असम्बली सबसे बड़ी, सबसे बड़ा सूबा और 56% पाकिस्तान की आबादी, सबसे बड़ा सूबा, खैबर पख्तूनख्वा तीसरा बड़ा सूबा, और सिंध असम्बली से भी अरकान बाहर आएंगे, बलूचिस्तान असम्बली से भी बाहर आएंगे और 2 असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। पिछली वीडियो में आपको मैंने इन डिटेल बताया था कि तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती क्योंकि असम्बली का इजलास चल रहा है और 4 माह से मुसलसल चल रहा है। इधर पंजाब असम्बली का इजलास 4 माह से चल रहा है, उधर कौमी असम्बली का इजलास भी 4 माह से चल रहा है। और कौमी असम्बली वालों को भी खतरा था और पंजाब असम्बली वालों को भी खतरा था कि ये इजलास ख़त्म होगा तो कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी। अब ये तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आ सकती, तहरीक अदम एतमाद पे इस सेशन में वोटिंग भी नहीं हो सकती और उसके साथ साथ न सिर्फ वोटिंग नहीं हो सकती बल्कि जब तक ये इजलास चल रहा है तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो ही नहीं सकती। और ना ही गवर्नर पंजाब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और ना ही वो इजलास ख़त्म कर सकते हैं। ये इजलास ख़त्म करना है स्पीकर पंजाब असम्बली ने, लिहाजा कोई दूर दूर तक कोई काउंटर करते हुए कोई नजर नहीं आ रहे, इसलिए सब के सब कार्ड जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। अब 2 ही सूरतें बाकी रहती हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के मामला तय किए जाएं। और जो इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के जरिए पैगाम पहुंचाया था इमरान खान साहब तक, उस पैगाम को, उस वादे की तकमील की जाए और वो है ताज़ा इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, फौरी तौर पे फ्रेश इलेक्शन। और अगर ये असम्बलियाँ टूटती हैं नवंबर की 29 तारीख को, 30 तारीख को, बल्कि 30 नहीं, सॉरी, आज 28 तारीख है और 29 को
चेंज ऑफ कमांड होगी, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आ जाएंगे 29 तारीख को, और उसके बाद जुमेरात, जुमा और हफ्ता यानी कि 30, यकम और 2 तारीख को ये असम्बली तोड़ी जाएगी, और 2 दिसंबर को, तो फिर उसके बाद आगे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा दिन आप आगे ले जा नहीं सकते। दिसंबर और जनवरी, फरवरी की डेट बनती है, लेकिन इस दौरान हुकूमत के पास अभी भी वक्त होगा कि वो मुज़ाकरात करे, इस फैसले को रुकवाने की कोशिश करे और मिल बैठ के कोई आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर मुतहर्रिक हो चुका है, वो फिर तर्जुमान बन चुका है मुस्लिम लीग नवाज का। और जब से ये खबरें आई हैं कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी या कौमी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी या फिर PTI के लोग इस्तीफे दे देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ अर्सा पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहा था कि जनाब हमारी तो तैयारी नहीं है, हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, अब वो कह रहा है कि हम सारे ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। ये कहने को तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, वो अभी भी तर्जुमानी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की और हुक्मरान इत्तेहाद की। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातें हो चुकी हैं। अलविदाई मुलाकात उनकी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हुई, और ये वही ऐवान सदर जहाँ पे वो कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के साथ बारगेनिंग कर रहे, बारगेन करने के लिए गए थे कि जनाब मुझे दें, मैं आपको देता हूँ। तो इमरान खान साहब भी समझदार थे और वो बहुत अच्छी तरह फैज साहब कोशिश कर रहे थे कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब, बाजवा साहब समझ रहे थे कि वो इमरान खान साहब को दाना डाल रहे हैं और अपनी एक्सटेंशन इसी चक्कर में निकलवा लेंगे। लेकिन खान साहब जो हैं वो बाजवा साहब को एंगेज कर रहे थे और वो उनके साथ खेल रहे थे, पिंग पोंग खेल रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब, ये वो ऐवान सदर है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे, और फिर कोशिश भी की गई, इमरान खान साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू के ज़रिए कोशिश की गई खान साहब से ये बात निकलवाई जाए कि मैं एक्सटेंशन दे दूंगा, लेकिन खान साहब ने इफ बट्स के साथ बीच से कोई खेली और कोई उस बॉल को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, लेकिन कोशिश की गई थी। बहरहाल उसके बाद खान साहब ने बात की, उम्मीद बंद आई कि चलें जनाब इधर से तो एक्सटेंशन आ ही जाएगी। उसके बाद यही पैकेज डील करने की कोशिश की कि जनाब उधर से तो मुझे एक्सटेंशन दे रहे हैं। फिर लंदन में शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मलिक अहमद खान साहब वो आए, उन्होंने भी ये काम किया कि एक्सटेंशन दे दें, उधर से मिल रही है हम दे देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी नहीं माने और खान साहब ने भी एक्सटेंशन नहीं देनी थी। वो मुमकिन ही नहीं था कि खान साहब एक्सटेंशन की कोई बात करते। आज बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के मामला तय हुए थे और चीज़ें तय हुई थी मलिक अहमद खान साहब के ज़रिए, और नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी शुजात अजीम साहब के ज़रिए, ज़ुबैर साहब के ज़रिए, ख्वाजा आसिफ साहब और उनके ससुर के ज़रिए, ख्वाजा आसिफ साहब और उनके ससुर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज साहब, उनके ज़रिए। तो ये सारे मामला जो होते रहे, तो आज वही वज़ीर आज़म हाउस था और वहाँ पे बाजवा साहब अलविदाई सैल्यूट करने गए थे, अलविदाई मुलाकात करने गए थे और उनको खाना भी खिलाया। शहबाज शरीफ साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने कहा कि चलें जाते जाते खाना तो कम से कम खिला दें, उन्होंने खाना भी खिलाया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी बज़ाहिर बाजवा साहब के लिए लॉबिंग कर रहे थे कि आपको एक्सटेंशन लेके देता हूँ, और अगर मिल जाती तो अच्छा ही था शहबाज शरीफ साहब के लिए, कम से कम यही बात नवाज शरीफ साहब को करने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो शहबाज शरीफ साहब अब उनका इक़्तिदार कब ख़त्म होता है ये देखते हैं, लेकिन बाजवा साहब का इक़्तिदार आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा और चंद घंटे बाकी हैं उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे में, और उनकी छड़ी वापस ले ली जाएगी, इख्तियार वापस ले लिया जाएगा, वर्दी उतार दी जाएगी और फिर उनका कोई तर्जुमान नहीं होगा। बिल्कुल जी, उनका कोई तर्जुमान नहीं होगा। और ISPR का किरदार पिछले 6-8 महीनों में इंतहाई मनफी रहा। वो इसलिए मनफी रहा कि कोर कमांडर्स पे हमले होते रहे, उनकी किरदार कुशी होती रही, उनको सियासी वाबस्तगियाँ उनकी बताई जाती रहीं, इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं, उनको धमकियाँ दी जाती रहीं। कोई एक कोर कमांडर नहीं, जितने भी इस फहरिस्त में शामिल थे जिन्होंने
جن میں سے متوقع طور پہ کسی ایک نے آرمی چیف بننا تھا اور ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بننا تھا، تمام کے خلاف غلاظتیں ہوتی رہیں، لیکن آئی ایس پی آر نے اپنا حق ادا نہیں کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر بالکل ایک ذاتی ملازم کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور کسی جرنیل کا دفاع نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی پاک فوج کے حصے دار تھے، وہ بھی پاک فوج کا حصہ تھے، تمام کے تمام کور کمانڈرز، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، تمام کے تمام، لیکن شاید حکم نہیں تھا کہ اچھا ہے ان سب کو ڈسکریڈٹ کریں اور میری ایکسٹینشن کا جو ہے جواز بنتا جائے گا، کوئی راستہ بن جائے گا۔ یہ پلاننگ ہوتی رہی اور آخر میں آ کے چیف آف جنرل اسٹاف کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا۔ اس لیے یہ سارے کچھ ہوتا رہا اور وردی کا مس یوز، غلط ترین استعمال کیا گیا، پچھلے 8-9 مہینوں سے غلط ترین استعمال کیا گیا وردی کا، ادارے کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا مسلح افواج کو تو وہ باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم جو ان کی ترجمانی کر رہی تھی انہوں نے پہنچایا ہے۔ اور یہ جتنا بھی فساد کھڑا ہوا اور ایک بدترین قسم کا فاشسٹ نظام قائم کر رکھا تھا باجوہ صاحب نے، اور یہ سارا کچھ ان کے ذریعے ہو رہا تھا اور ہمارے سامنے ہے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے کھڑے کیے گئے اور وہ فاصلے اب کب سمیٹے جائیں گے اس بات کا یہ ہے امتحان اصل میں۔ اور یہ وہی جو میں کہتا تھا کہ بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں، یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں جو بچھائی جا رہی تھیں آنے والی فوجی قیادت کے لیے، آنے والے فوجی کمانڈ کے لیے یہ تھیں۔ اب بہت بڑا نئی ٹیم تیار کرنی پڑے گی اور نئی ٹیم جن صاحب کے لیے، جن عاصم منیر صاحب کو نئی ٹیم تیار کرنی پڑے گی، نئے نیریٹو کے ساتھ، نئے پرسیپشن کے ساتھ، پرسیپشن ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن یہ والی جو پہلے والی ٹیم ہے اس سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، انہوں نے اپنی زبان بند رکھی، جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کے خلاف ہوا، زبان انہوں نے بند رکھی، جنرل اظہر عباس کے خلاف ہوا، جنرل عامر کے خلاف ہوا، جنرل فیض کے خلاف ہوا، انہوں نے اپنی زبان بند رکھی، کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں، اور جو فائد پاکستان کے حق میں بولتے تھے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے اور وہ مقدمات یہیں سے درج ہوئے اور کہیں اور سے مقدمات درج نہیں ہوئے، اور ایک بدترین قسم کی سینسرشپ عائد کی ہوئی تھی اور ڈکٹیشن دی جاتی تھی اور پروگرامز کو کنٹرول کیا جاتا تھا، ٹی وی چینلز کو کنٹرول کیا جاتا تھا، یہ سب کچھ یہیں سے ہو رہا تھا اور آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ بہرحال جی، عمران خان صاحب نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے، اب ہفتے کو پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس بلا لیے ہیں، پنجاب کا بھی، خیبر پختونخوا بھی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی بلا لیا ہے، اور ہفتے کے روز یہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ایک نئی عدالتی اور قانونی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ بھی ہو یہ آخری حل یہی ہے کہ عام انتخابات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔